गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका समष्टि वृद्धि। कल आपने देखा था समष्टि वृद्धि में क्या हो रहा है कि बहुत सारे फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, अप्रवासन, मतलब कि किसी समष्टि में बाहर से आए हुए लोगों को अप्रवासन कहते हैं। उत्प्रवासन, किसी समष्टि में से यदि कोई लोग चले जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रवासन। ठीक है, तो समष्टि का जो घनत्व है वो क्या करता है? इन चारों फैक्टरों के वजह से घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, किसी समष्टि जीव संख्या का जो घनत्व n है उसमें जन्म दर बढ़ेगी और अप्रवासन बढ़ेगा, यानी कि बाहर से कोई व्यक्ति उस समष्टि में आ रहा है तो वो क्या होगी? आपकी संख्या क्या हो जाएगी? उसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, समष्टि में उत्प्रवासन हो रहा है, इस समष्टि से कोई व्यक्ति बाहर चले जा रहे हैं, माइनस साइन है ना, तो कोई बाहर चला गया। मृत्यु है तो घट गया ना, मृत्यु में व्यक्ति कम हो जाते हैं और जन्म में वृद्धि हो जाती है, तो इसमें क्या हो रही है? आपकी कमी आ रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जनसंख्या समष्टि जीवों की समष्टि जो घनत्व है या वृद्धि है वो अप्रवासन जन्म दर पर तो बढ़ती है, मृत्यु और उत्प्रवासन पर क्या होती है? घटती है। ठीक है, और ये समय समय पर क्या करती है? वैरी करती है। फिर हमने देखा था समष्टि वृद्धि में जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, अप्रवासन क्या होता है, उत्प्रवासन क्या होता है। उससे हमने एक समीकरण भी देखा था यहाँ पर, क्या था वो? N+1 समय में। ठीक है, NT प्लस ब्रैकेट ऑन B+I, यानी कि बर्थ और अप्रवासन माइनस D डेथ रेट प्लस उत्प्रवासन। ठीक है, तो इस तरीके से सूत्र क्या हो जाता है? आपका आ जाता है NT+1 = NT B+I माइनस D+E ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर क्या होगा, बर्थ रेट बढ़ी है और अप्रवासन बढ़ा है तो जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। अगर घट गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, उत्प्रवासन हो गया है, तो क्या हो जाएगी? किसी समष्टि का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आज है आपका वृद्धि मॉडल। ठीक है, वृद्धि मॉडल को हम ग्राफ के थ्रू कैसे देख सकते हैं? तो दो तरीके से बनता है। एक तो होता है चरघातांक की वृद्धि, ठीक है, और दूसरा होता है आपका लॉजिस्टिक वृद्धि। तो पहले पढ़ते हैं इसमें क्या हो रहा है कि क्या किसी समष्टि की वृद्धि समय के साथ कोई विशिष्ट और प्राकृतिक योग्य प्रतिरूप दर्शाती है। ठीक है, अपने देश में मानव समष्टि अनियंत्रित वृद्धि से जन्मी समस्याओं से चिंतित है। ठीक है, कह रहा है कि जो अगर हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी तो उससे क्या होना है कि हमारे जितने भी संसाधन हैं, क्योंकि पृथ्वी पर लैंड तो उतने ही है ना, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो रिसोर्सेज तो पहले थे जितने उतने ही अब भी हैं, तो उससे क्या होगा? उन रिसोर्सों पे क्या पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग उसके क्या होंगे? उसके लिए कंपटीशन करने लगेंगे। जैसा आपने देखा ना, आजकल बेरोजगारी है, एक ही अगर किसी वैकेंसी आती है तो लाखों लोग उसको भरने लगते हैं। ठीक है, और 4th क्लास की वैकेंसी आती है तो उसमें भी पढ़े लिखे लोग उसको भर लेते हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है कि संसाधनों का, ठीक है, अभाव क्या हो रहा है? इस तरीके की पॉपुलेशन में हो रहा है। पहला जो है आपका चरघातांकी, तो इसमें क्या होता है? किसी समष्टि की आबादी वृद्धि के लिए स्पष्टतः संसाधन और स्थान उपलब्ध होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर चरघातांक की वृद्धि हो रही है तो उसमें क्या होने चाहिए? असीमित संसाधन होने चाहिए। ठीक है, तो ही वो क्या करेगा? आपकी कौन सी वृद्धि कर पाएगा? चरघातांक की वृद्धि कर पाएगा। ठीक है, जैसे पहले देखिए ये वाले चित्र में देखिएगा। ठीक है, एक तरीका हमने क्या लिया है? समष्टि घनत्व लिया है और नीचे हमने क्या लिया है? टाइम पीरियड लिया है। इस तरीके से समझ लीजिए, ऊपर हमने क्या लिया है? घनत्व लिया है। ठीक है, समष्टि घनत्व फिर से बना देते हैं। ये हो गया आपका इस तरीके से ग्राफ में। यहाँ पर हमने इसको घनत्व में दिखा दिया, यहाँ पे इसको हमने टी समय पे दिखा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अगर संसाधन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा संसाधन होते हैं तो पॉपुलेशन भी क्या होती है? उसी रेट पे जे शेप्ड में बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे आप इसमें रेड वाला देख रहे हैं, ये आपका समष्टि घनत्व है, इधर वाला क्या है? आपका टी है, और ये जो रेड लाइन है कैसी हो रही है? जे शेप्ड हो रही है।
ठीक है। तो जे शेप्ड हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई जगह पर जहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है और वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है, तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, dN/dt, ठीक है, dN/dt इज इक्वल RN। ठीक, समझ गए इतना। तब हम क्या लिख दे रहे हैं, dN/dt इज इक्वल R1। ये तो किसके लिए होगी, जो आपकी क्या है, चर घातांकी, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे क्या हैं संसाधन उपस्थित हैं और जीवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब देखिए ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमारे जो ह्यूमन है 100 वर्षों में हमने इसी तरीके की जो ग्राफ है उसको शो कराया है। ठीक है। तो हमने क्या करा है, जो हमारी स्वतंत्रता के बाद जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। इसमें कोई भी खास कंट्रोल नहीं आ रहा। अगर इस तरीके से ये क्या हो रही है, बढ़ती ही चली जाएगी तो कल के दिन क्या हो जाएगा, संसाधनों का अभाव हो जाएगा। लोग आपस में क्या कर लेंगे, हर चीज़ के लिए उनमें कंपटीशन, मारामारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जाति की संख्या वृद्धि कर अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता उसमें होती है। ठीक है। फिर आता है आपका प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, हमने डार्विन में पढ़ा है। ठीक है, कि जो क्या होता है, योग्य होता है, प्रकृति उसी का चुनाव करती है, ये भी सही है। तो इस तरीके से क्या है कि ये पूर्ण रूप से ये जो आपका ये जो चरघातांकी है ये हर जगह पर क्या है, सटीक तो नहीं बैठता है, लेकिन ह्यूमंस के केस में भी ये क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। एक आपने माइक्रोब्स में पढ़ा था हमने, बायोरिएक्टर की यहाँ पे बात करी थी। तो बायोरिएक्टर में हम क्या कर रहे थे कि बायोरिएक्टर के हम अंदर मटेरियल को डाल दे रहे थे, ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पर से दे रहे थे, और जो माइक्रोब्स थे उनको हम क्या कर रहे थे, उसमें डालते जा रहे थे। तो उनकी संख्या भी जे शेप्ड में ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम उसको पूरा फूड न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं, फिर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड मटेरियल को निकाल दे रहे हैं और नए को क्या कर रहे हैं, उसमें बार बार डाल रहे हैं। ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि वहाँ पे फूड की क्या है, उपलब्धता हमने करा दी है, ऑक्सीजन सप्लाई हमने करा दी है, न्यू मटेरियल को हम बार बार उसमें डाल रहे हैं। तो क्या जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए फूड की कोई भी कमी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर को अगर हम देखें बायोरिएक्टर में, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में आप देखिएगा, तो बायोरिएक्टर में हमने क्या किया, माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए बायोरिएक्टर के अंदर डाला था। ठीक है। हमने उसमें फूड भी इतना डाल दिया ताकि वो उसके भोजन की कोई कमी नहीं हो, भोजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो माइक्रोब्स क्या करेंगे, अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो वो ग्रोथ कैसी होगी, आपकी चरघातांकी ग्रोथ होगी। तो उसके लिए हम क्या दिखाते हैं, dN/dt इज इक्वल RN। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गई, आपकी चरघातांकी वृद्धि हो गई। ठीक है। ऊपर दिए गए समीकरण के चरघातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि बताता है। जब n को n समय के संदर्भ में आरेखित किया है तो इसका नतीजा जे शेप्ड आकार का वक्र होता है। ये जे शेप्ड है ना। अगर आपको मूलभूत कलन आता है तो चरघातांकी वृद्धि समीकरण में समांकित रूप से निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसने दिया है NT बराबर समय t के समष्टि घनत्व पे, n 0 समय पर, r प्राकृतिक वृद्धि की इंटीजर जड़ है और e यहाँ पर क्या है, लघुगुणांक है। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर असीमित संसाधन परिस्थितियों में चरघातांकी रूप से वृद्धि करने वाला कोई भी जाति थोड़े समय के लिए ही विशाल समष्टि घनत्व तक पहुंच जाएगा। जैसे डार्विन ने दर्शाया था कि हाथी जो धीमी गति से बढ़ने वाला जानवर है, यानी कि जो उसका गेस्टेशन पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है। अगर वो क्या करे, फटाफट रिप्रोडक्शन करे तो बच्चों क्या होगा कि जो उसकी क्या है समष्टि है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि संसाधनों का अभाव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर अफरा तफरी, यानी कि अन्य जीवों के लिए घास के जो मैदान है, क्योंकि जो हाथी होता है वो क्या है, शाकाहारी है, तो उसके भोजन की उपलब्धता कम हो जाएगी, लैंड की उपलब्धता उसके लिए कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर क्या हो रहा है, चरघातांकी में क्या है मेन कि अगर फूड रिसोर्सेज क्या हैं, फुलफिल हैं, तो उनकी वृद्धि लगातार क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। लेकिन जो दूसरा इसमें कर्व है लॉजिस्टिक या संभार तंत्र, इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि कोई भी चीज़ का एक क्या होता है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे आपके घर में मान लीजिए
क्या है, 2 कमरे हैं, ठीक है ना, 2 कमरे में हैं, आप 4 जने उसमें रहते हैं, या आपके घर में 5 कमरे हैं, 4 जने उसमें रहते हैं, आराम से रहते हैं आप, हर चीज़ के लिए अलग अलग रूम है आपके घर में। लेकिन क्या हो रहा है, कभी आपके घर में मैरिज हो गई तो आपने 100 लोगों को बुलाया, तो एडजस्ट हो जाएंगे क्या 5 कमरों में 100 लोग? नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, होटल करते हैं, ठीक है। या उसके लिए अगर इतने लोगों के लिए आप खाना नहीं बना पाते तो आप क्या करते हैं, टेंट की व्यवस्था करते, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा ही हमारे नेचर में भी हो रहा है कि प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि वो चरघातांगी वृद्धि उसमें होती रहे। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती रहती है, ठीक है। ये एक स्तर तक मुमकिन है, लेकिन अगर एक स्तर के बाद क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। जैसे आप ह्यूमन पॉपुलेशन में भी देखेंगे तो वृद्धि तो लगातार होती है, लेकिन कोई क्या हो जाता है, किसी बीमारी से मर जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आजकल कोरोना आया हुआ है तो इसने भी बहुत मृत्यु दर को बढ़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ें नेचर क्या करती है, अपने बैलेंस को बनाने के लिए अनेक तरीके से क्या करती है, हम पर प्रहार भी करती है, जिसके वजह से हमारी जो अनियंत्रित ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, लिमिट में आ जाती है, ठीक है। फिर भी हमारा ये कर्तव्य है ह्यूमंस का, क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोग हैं, तो हमको अपनी पॉपुलेशन को क्या कर लेना चाहिए, कंट्रोल में कर लेना चाहिए। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर लॉजिस्टिक वृद्धि होगी तो उसमें क्या होगा कि क्योंकि प्रकृति के पास क्या है, देखिए क्या कह रहा है, आखिर योग्यतम व्यष्टि जीवित बना रहेगा और जनन करेगा। आपने डार्विन का जो योग्यतम की उत्तरजीविता है वो हर जगह पर लागू होती है, ठीक है। क्लास में भी आप देखेंगे जो सबसे योग्य विद्यार्थी होता है वही आगे जाता है, वही मेरिट में आता है, या वही अच्छा प्रदर्शन करता है, ठीक है। और वही आगे जाके क्या होगा, किसी अच्छी जॉब को पालेगा। तो योग्यतम हर जगह पर है, चाहे वो प्रकृति के सिलसिले में हो, ठीक है, चाहे वो भोजन की उपलब्धता के हो या वो सर्वाइवल रेट के उसमें हो। तो जो योग्य होगा वो हमेशा जीवित रहेगा और अपने ब्लड लाइन को हमेशा बनाए रखेगा, ठीक है ना। तो जो योग्य होगा वो हमेशा ही क्या करता है, सर्वाइव करता है, ठीक है। तो जो डार्विन लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो योग्य है वही आगे जाके क्या करेगा, अपने जनन करेगा और अपने ही जैसे जीवों को पृथ्वी पर रहने देगा। लेकिन प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन है, इसके आगे और वृद्धि संभव नहीं है। उन आवासों में उन जाति के लिए इस सीमा को प्रकृति की पोषण क्षमता के मान लेते हैं, ठीक है। इसको कैरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, आपके पास एक रूम है, सपोज कीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, कॉलेज करने या किसी चीज़ की ट्रेनिंग करने, तो आपने वहाँ पे एक रूम लिया। एक रूम में कितने लोग आ सकते हैं, 2 लोग तो आराम से रह सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे, चलो हॉस्टल में एक रूम में 4 लोगों को रख दिए, है ना, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अब उन्होंने कहा कि अरे संख्या बढ़ गई है, एक में 10 रहो, तो क्या होगा, एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। फिर उन्होंने कहा कि एक रूम में 100 व्यक्ति रहो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस वजह से क्या होगा, उसकी क्षमता होती है, किसी भी चीज़ की क्या होती है, एक क्षमता होती है। उस क्षमता अगर वहाँ पर क्या कर रही है, लिमिट बन गई है, तो उसके बाद आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो यही क्या हो रहा है कि किसी भी आवास में प्रकृति भी क्या करती है, पोषण क्षमता को हम के मान लेते हैं, प्रकृति की पोषण क्षमता को हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। या इसको हम कैरिंग कैपेसिटी भी मान सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी कैपेसिटी है उसके पास। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना आपको कि आपके घर में शादी है, आपके घर में 4 कमरे हैं, ठीक है, तो 8, 10, 15 लोग तो उसमें आसानी से रह सकते हैं, लेकिन 200 लोग बाराती आ रहे हैं, तो क्या उसमें रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे। तो आपके घर की जो कैपेसिटी है वो क्या है, 15-20 लोगों के लिए है, 200 लोगों के लिए नहीं है। तो ये प्रकृति की क्या है, ऐसी ही पोषण क्षमता है कि उसके पास उतना ही पोषक पदार्थ उपलब्ध है या संसाधन उपलब्ध हैं, उसके से ज़्यादा वो एफर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चाता प्रावस्था लॉग फेज दर्शाती है, उसके बाद त्वरण, मंदन और अंततः स्पर्शी प्रावस्था लाती है। तो पहले क्या होगा, तेजी से वो क्या जो भी स्पीसीज़ है वो बढ़ेगी, फिर उसका मंदन हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, फिर जहाँ तक उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी उसके बाद वो क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो और इस तरीके से जो हमको जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुँच जाती है समय टी के संदर्भ में, और एन का आरेख प्लाट सिग्मॉइड बन जाता है, ठीक है, यानी कि एस शेप्ड बन जाता है। एक
स्थिति तक तो वो बढ़ती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस प्रकार के समष्टि वृद्धि को विहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाता है। तो विहुल पर्ल यहाँ पर क्या है, साइंटिस्ट है जिन्होंने ये समीकरण दिया था। तो इस समीकरण किस तरीके से लिखेंगे हम, dt अपॉन dn इज इक्वल Rn K माइनस एन अपॉन के। तो K यहाँ पर क्या है, कैरिंग कैपेसिटी यानी कि पोषण क्षमता है, R क्या है, प्राकृतिक वृद्धि है, और N क्या है, समय t पर समष्टि घनत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है। अब इसका चित्र भी देख लेते हैं हम। इसमें वही है, ग्राफ में ये समष्टि है और ये क्या है, टाइम है। पहला हमने क्या कहा, चरघातांक की वृद्धि कैसे होती है, जे शेप्ड होती है। जहाँ पर क्या हो रहा है, संसाधन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर संसाधनों का क्या है, अभाव नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी जीव वहाँ पर क्या होएगा, अपनी अधिकतम जनन करेगा और अपनी वृद्धि को लगातार बढ़ाते रहेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, फेवरेबल कंडीशंस है। फिर ये हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की क्या होती है, या नेचर के पास क्या होती है, या जो हमारी प्रकृति माँ है उसके पास क्या होती है, एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि पोषण मान होता है, उसके आगे वो क्या कर सकती, कैरी नहीं कर सकती है। तो उसका जो कर्व होता है वो सिग्मॉइड आता है, एस के आकार का आता है। देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ तक बढ़ा, अब जो ये आप यहाँ पर से लकीर देख रहे हैं, रेड से लिखा देती हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए बच्चों के लिखा है, तो ये क्या होगी आपकी पोषण मान, कैरिंग कैपेसिटी। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक तो किसी जीव ने क्या करी, लगातार कंटिन्यू, उसके पास संसाधन थे, उसने वृद्धि करी, लेकिन जैसे ही पोषण मान क्या हो गया, कम हो गया, तो ये क्या हो गया, कर्व सिमटने लग गया। तो ये इस तरीके से सिग्मॉइड हो जाएगा, यानी कि एस के आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक वृद्धि। ठीक है, तो इसमें दोनों एक साथ दिखाएं, हम अलग अलग दिखा देते हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक है, पहले वाले में हम क्या कह रहे हैं, इसमें के नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, ये आपके आगे एन डेंसिटी, और ये आगे आपका टाइम। तो इसमें क्या है, संसाधनों, असीमित संसाधन है, तो जो जीव होगा या जो भी व्यक्ति यहाँ पर है वो अनियमित ग्रोथ को दर्शा रहा है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, चरघातांक की वृद्धि, यानी कि लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, जैसे हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम आने लगी है। नीचे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है कि हमने क्या कहा कि अब क्या है, जो हमारी पृथ्वी है उसमें कैरिंग कैपेसिटी होती है के, यानी कि पोषण मान। तो हम इसमें एक बीच में एक लाइन खींच देते हैं, इसके बाद वृद्धि रुक जाएगी। तो ये कर्व कैसा हो जाएगा, पहले तो क्या हुआ, ये कर्व क्या हो गया, बढ़ता चला गया। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला गया। अब चूंकि यहाँ पे के आ गया है, कैरिंग कैपेसिटी, इसके बाद संसाधनों की कमी है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से सीधे सीधे मुड़ गया। तो ये क्या हो गया, आपका ऐसा आकार का हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लॉजिस्टिक वृद्धि। ठीक है, समझ गए। पहला वाला क्या है कि पहले वाले में हमने क्या कहा, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है ना। फिर हमने इसका दूसरा उदाहरण भी लिया था कि हमने बोला था माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, हमने बायोरिएक्टर में क्या डाला था, माइक्रोब्स को डाला था, और हमने क्या करे थे, संसाधन इतने ज़्यादा उपलब्ध करा दिए थे, फूड अवेलेबल करा दिया, ऑक्सीजन अवेलेबल करा दिया, तो माइक्रोब्स की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। तो ऐसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं, चरघातांक की वृद्धि, जहाँ पर संसाधन फुलफिल हों। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर संसाधन एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, या वहाँ पर एक लिमिट के बाद संसाधनों में कंपटीशन होने लगता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पोषण मान के आ जाएगा। तो हमने इसको क्या करा, कर्व वही रहेगा, हमने बीच में एक के लाइन खींच दी है, यहाँ पे पोषण मान है कि इससे ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये जो कर्व है कैसे होगा, देखिए इस तरीके से बढ़ेगा और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, एस के आकार का बन रहा है, चूँकि देखिए इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, या हम इसको क्या बोलेंगे, लॉजिस्टिक वृद्धि। ठीक है, एक स्तर तक बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है, घटता चले जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अधिकांश प्राणियों की समष्टि में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित हैं और देर सवेर सीमित होने वाले हैं, इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को ही यथार्थपूर्ण माना गया है। ठीक है, जो सेकंड वाला है लॉजिस्टिक वृद्धि, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी चीज़ में क्या होती है, जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, हमेशा बढ़ती रहेगी। तो उसको हमने क्या कह दिया, आपका
चरघातांक की वृद्धि कह दिया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि यथार्थ में क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक वृद्धि होती है। लॉजिस्टिक वृद्धि मतलब कि जब हम क्या कर रहे हैं, सिग्मॉइड कर्व प्राप्त कर रहे हैं इस तरीके का, और यहाँ पर क्या आ जा रही है आपकी के आ जा रहा है, पोषक मान आ जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। तो ये कर्व हमको क्या होता है, हर जगह पर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए। यानी कि जो सेकंड वाला लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल है वो ज़्यादा यथार्थपूर्ण है, यानी कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। किसी भी जीव के लिए हमेशा अपनी ब्लड लाइन को बढ़ाते रहना ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर क्या वर्क करता है, आपका योग्यतम की उत्तरजीविता भी वर्क करता है और कैरिंग कैपेसिटी भी क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, सरकारी जनगणना से भारतवर्ष में पिछले 100 वर्षों के समष्टि आंकड़े एकत्रित करें और उनके बारे में देखें, तो उससे भी हमको यही पता चलेगा कि जो पहला जो कर्व था वो क्या था, आपका चरघातांक की वृद्धि वाला कर्व ह्यूमन पॉपुलेशन में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करने की आवश्यकता है, जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि अगर हम ह्यूमंस इसी तरह क्या है पॉपुलेशन को बढ़ाते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा कंपटीशन लेवल क्या हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जीवन वृत्ति विभिन्नताएं, यानी कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या हुआ कि कोई भी समष्टि है उसमें जो भी लोग रहते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, अभी बताया था कि डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या है कि वो प्रकृति ही उनका क्या कर लेती है, चुनाव कर लेती है। जैसे कि जो व्यक्ति योग्य होगा वही हमेशा क्या रहता है, सर्वाइव करता है, चाहे वो क्या है जंगल की बात हो, ठीक है, चाहे समुद्र में किसी मछली की बात हो, या मतलब किसी भी परिवेश में जो व्यक्ति या जो जीव क्या होता है सक्षम होता है वही लंबे समय तक वहाँ पर क्या करता है, बने रहता है और अपने जो उसकी ब्लड लाइन है, ब्लड फ्लो है, उसको बनाए रखता है। यानी कि अपनी संतति को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, आगे बनाए रखता है। ठीक है, फिर इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि कुछ जो जीव हैं या कुछ प्लांट्स हैं वो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार जनन करते हैं, जैसे प्रशांत महासागरीय सामन मछली, और जो बैम्बू ट्री होता है बांस, वो भी अपने जीवन काल में एक ही बार क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। अधिकांश पक्षी और स्तनधारी क्या करते हैं, कुछ छोटी साइज की संतति को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर आप समुद्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो छोटी मछलियाँ होती हैं या अन्य मछलियाँ होती हैं उनमें क्या होते हैं, लाखों की संख्या में क्या होते हैं, अंडे होते हैं। लेकिन चूँकि उनके प्रेडेटर भी वहाँ पे मौजूद हैं, प्रेडेटर मतलब उनको खाने वाले जीव, ठीक है, वो वहाँ पे होंगे, तो उससे क्या होता है, उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, स्थिर बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर स्थिर नहीं बनी रहेगी तो जो सीप है वो क्या करता है, लाखों अंडे पर ईयर देता है, तो इस तरीके से क्या होगा, महासागर तो उसके अंडों से भर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि परिजीवी का भी होना क्या है, आवश्यक है, जिससे कि उस क्षेत्र की क्या होगी, पॉपुलेशन क्या रहेगी, संतुलन में रहेगी। ठीक है, फिर आगे हम देख रहे हैं कि समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं क्या हुई, जैसे इंट्रैक्शन करना। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि बायोटिक और अबायोटिक जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा आपस में क्या करते हैं, अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। जो अबायोटिक हैं वो क्या करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी जो जीव है वो अकेले नहीं रह सकता है, वो अपने जो पर्यावरण है या जो परिवेश में वो रह रहा है उनके साथ, अन्य जीवों के साथ हमेशा क्या करता है, इंट्रैक्शन करते रहता है, जीवित जीवों के साथ भी और अजीवित जीवों के साथ भी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो पृथ्वी पर जीवित ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर को हम क्या देख रहे हैं, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं दो भिन्न जातियों के बीच भी हो सकती हैं और एक जैसी जातियों के बीच भी हो सकती हैं। ठीक है, और ये क्या होती हैं, हमेशा हितकारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और हमेशा ही हानिकारक हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं। कभी हितकारी होती है, कभी हानिकारक होती हैं और कभी क्या होती हैं, उदासीन हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने साइन यहाँ पे डिनोट किए हैं। अगर ये लाभदायक होंगी तो क्या होगा, प्लस का साइन बनेगा। ठीक है, अगर ये क्या हो रही है, एक जाति के लिए हानिकारक हो रही है तो माइनस का साइन बनेगा। अगर ये क्या है, निल हो रही है, यानी कि एक जाति को तो इससे लाभ मिल रहा है, दूसरी जाति के लिए कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, तो एक के लिए प्लस आएगा, और एक को हानि एक को लाभ हो रही है तो उसके लिए भी अलग अलग साइंस इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम कल ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।